दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव श्रियाणी में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत। बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि सर ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो हमने सोचा कि पहले इस टॉपिक को क्लियर करवा देते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा जो अपनी वन लाइनर बुक है उसके अंदर मैंने बहुत ही सिलेक्टेड मैटर देने की कोशिश की, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड मैटर और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस हिसाब से मैंने इसको टॉपिक को कवर किया है। चलो इसके अंदर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा भारत में तुर्की वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तुर्की वंश का संस्थापक, थोड़ा सा हम इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर पीछे से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महमूद गजनवी के आक्रमण से लगभग 150 वर्ष बाद में, लगभग 1175 ईस्वी के अंदर भारत के ऊपर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी की चूंकि कोई संतान नहीं थी, उनके गुलाम थे, उनके दास थे। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में सन 1206 ईस्वी के अंदर अपने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है या फिर दिल्ली सल्तनत का जिसे हम पहला सुल्तान कहें वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, यानी पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। अगला हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत में गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था? तो पहले तो दो चार चीज़ें हम यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं कि पूरा जो सल्तनत राजवंश है उसको भी हम 5 भागों के अंदर बांटेंगे। 5 वंशों ने यहाँ पर शासन किया है। नंबर 1, सबसे पहले गुलाम वंश कहो या फिर दास वंश कह दो या फिर ममलूक वंश, इलबारी वंश कह दो, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 में स्थापना की थी और 1290 तक ये वंश रहा है। फिर उसके बाद में खिलजी वंश आया 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में तुगलक वंश आया 1320 से 1414 ईस्वी तक। और फिर 1414 से 1450 ईस्वी तक सैयद वंश। और सबसे लास्ट के अंदर दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो राजवंश था वह था लोधी वंश 1451 से 1526 में। और 1526 के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित करके सल्तनत राजवंश की को मतलब समाप्त किया और उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अपने को ये सारे जो राजवंश सल्तनत राजवंश के अंतर्गत जो वंश हैं उनके सारे राजवंश के संस्थापक और उनके कुछ कुछ राजाओं के नाम क्रम से याद करने पड़ेंगे, तब जाके ये पूरा सिस्टमेटिक ढंग से अपना टॉपिक बैठेगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या था? भारत में गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। तो देखो इसको भाई, अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछें या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान पूछे तब तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा। 1206 में इन्होंने स्थापना की थी भारत में तुर्की वंश की। जबकि अगर वास्तविक शासक पूछे तो उसके अंदर इल्तुतमिश नाम आएगा। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासक थे। फिर 5-6 महीने तक आराम शाह शासक रहे थे और फिर इल्तुतमिश ने आराम शाह को जुद्दू के मैदान में पराजित किया। और 1211 से 1236 तक भारत के अंदर इल्तुतमिश है वो गुलाम वंश के शासक रहे थे और इन्हें ही वास्तविक शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? जो हमने 5 वंश बताए इन वंशों में से सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ जाएगा तुगलक वंश। देखो भाई, गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 तक और खिलजी वंश था उसका तो 1290 से 1320, यानी मात्र 30 वर्ष तक। और जो तुगलक वंश था इसका शासन था 1320 से और 1414 ईस्वी तक, यानी कि सर्वाधिक समय तक लगभग 94 ईयर्स यानी 94 वर्ष तक भारत के अंदर इन्होंने शासन किया तुगलक वंश ने। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कम समय तक किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो अगर मुख्य शासकों की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद में उनके भतीजे अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी हैं वो शासक बने थे। फिर उनके जो बेटे थे मुबारक शाह वो 4 वर्ष 1316 से 1320 तक शासक रहे थे। यानी मुख्य रूप से इसमें खिलजी वंश के अंदर 3 शासकों का नाम आता है, यानी सर्वाधिक कम समय तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन है वो खिलजी वंश ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 है, इसको आप डिलीट कर दो। ये यहाँ पर गलती से टाइप हो गया, दोबारा रिपीट हो गया, तो इस प्रश्न को आप यहाँ पर काट सकते हो बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। युद्ध भूमि में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था?
तो भी देखो हम इसको याद कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और अंतिम वंश कौन सा था, लोधी वंश। और लोधी वंश का भी अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। यानी 1526 के अंदर पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और युद्ध भूमि में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इब्राहिम लोधी ही था, जो पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत को पहली बार पार किया। विंध्याचल पर्वत का मतलब है कि जिसने मध्य भारत को पार करके दक्षिण भारत के ऊपर सबसे पहले आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर देखो भाई, अपने ध्यान देने लायक बात क्या है कि खिलजी वंश की स्थापना है 1290 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और इन्हीं के शासनकाल के अंदर इनके भतीजे को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था, दक्षिण का भार सौंपा गया था अलाउद्दीन खिलजी को। और इन्हीं के शासनकाल के अंदर यानी 1290 से 1296 के बीच ही सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो अगर शासक का नाम आएगा तब तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक नहीं बने थे, सुल्तान नहीं बने थे, बल्कि वो दक्षिण के सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अगर सुल्तान का नाम आएगा तो फिर अलाउद्दीन खिलजी नाम आएगा, लेकिन अगर ये आएगा कि सुल्तान के कार्यकाल में तो फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके अंदर नाम आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। राइट आंसर आएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। एक सेकेंड, बी इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो भाई, तुगलक वंश का जो संस्थापक था वह गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 ईस्वी के अंदर उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और इसके अंदर मुख्य रूप से 3 शासक के बारे में अपने को याद करना है। इसके संस्थापक हो गए तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जिनको जोना खान के नाम से भी जाना जाता था। 1325 से 1351 तक उनका शासनकाल था। और उनके बाद में फिरोज तुगलक, जिन्हें सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता था। ये 3 शासक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश ने ही शासन किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए हैं उनके अंदर सर्वाधिक सुसंस्कृत, सर्वाधिक पढ़े लिखे, दार्शनिक एक राजा थे। धार्मिक रूप से उदार थे। हिंदू त्योहारों के अंदर इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की, लेकिन इनका दुर्भाग्य था कि इनके द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं असफल हुई। तो इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर सबसे पहले गए थे ये। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन करने वाला सुल्तान कौन सा है। देखो भाई, अगर वंश पूछे तो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश आ गया तुगलक वंश। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश आ गया खिलजी वंश, 1290 से 1320। ठीक है। और अगर मान लो शासक पूछे कि सर्वाधिक समय तक किस शासक ने शासन किया, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा बहलोल लोधी। यानी कि दिल्ली राजवंश इसके ऊपर सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वह था बहलोल लोधी। यानी अपने को सभी वंशों के संस्थापकों के नाम याद करने हैं। जैसे एक बार हम मोटा मोटा देखें, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। उसके बाद में खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में तुगलक वंश की बात की जाए तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक की बात की जाए तो फिरोज तुगलक का नाम आता है, जिसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, यानी सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। उसके बाद में सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां। और जो लोधी वंश था सबसे लास्ट के अंदर, उसका संस्थापक बहलोल लोधी था। उसके बाद में शासक सिकंदर लोधी हुए हैं और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे, जो पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर बाबर के साथ में युद्ध करते हुए मारे गए और युद्ध भूमि के अंदर मरने वाले पहले शासक थे। तो ये थोड़े अपने से फैक्ट अपने को याद करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, एकमात्र भारतीय सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। एकमात्र भारतीय मुसलमान, सॉरी, देखो भाई, एकमात्र भारतीय मुसलमान जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि
खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक था, इसके अंदर मुख्य शासक कौन कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद में उनके पुत्र मुबारक शाह 1316 1320। और 1320 में ही मुबारक शाह को गद्दी से हटा के और एकमात्र भारतीय मुसलमान जिनका नाम था खुसरो शाह, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे। तो अपने को ये फैक्ट याद करना है कि एकमात्र भारतीय मुसलमान जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना उनका नाम था खुसरो शाह। और इसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना कर दी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न हमारा, सैयद वंश के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा खिजर खां। अगला प्रश्न हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई गुलाम वंश यानी 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की, वहां से लेके और 1290 तक। तो 1290 के अंदर अंतिम शासक गुलाम वंश का कौन था? इसका राइट आंसर आ जाएगा क्यूमर्स। और 1290 के अंदर क्यूमर्स की हत्या करके और खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, और जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने की और खिलजी वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हमने पढ़ा खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इनका शॉर्ट नाम जलालुद्दीन खिलजी ही आता है। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक शाह, और फिर सबसे लास्ट के अंदर फिर आ जाए खुसरो शाह। लेकिन ये खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे, यह एकमात्र भारतीय मुसलमान थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, खिलजी वंश के बाद शासक कौन बना? भाई खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था खुसरो शाह। नहीं, ये अंतिम शासक नहीं आएगा। खिलजी वंश के अंदर तो 3 ही शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी। और इनके बाद में शासक बना था कौन? खुसरो शाह, यानी एकमात्र भारतीय मुसलमान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी? तो भाई खुसरो शाह के बाद में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी, और तुगलक वंश की नींव है वह गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। और इस वंश के अंदर मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जो सर्वाधिक पढ़े लिखे शासक थे। सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत का विस्तार इनके समय में हुआ था, पूरा दक्षिण भारत इनके अधीन आ गया था। और तीसरा फिरोज तुगलक, जिन्हें सल्तनत युग के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे बाग लगवाए थे इन्होंने, बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? भाई तुगलक वंश का अंतिम शासक की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नसरुद्दीन महमूद। और तुगलक वंश के अंतिम शासक को पराजित करके सैयद वंश की नींव डाली थी खिजर खां ने। आगे बढ़ते हैं हम। ये थोड़े फैक्ट वाले सवाल हैं, अगर अपने वन लाइनर के अंदर अच्छे से देखोगे टेबल के माध्यम से तो अपने को समझ में अच्छे से आ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाई सैयद वंश की स्थापना तो की थी, किसने स्थापना की थी? खिजर खान ने। और इनका अंतिम शासक था आलम शाह। और सैयद वंश के आलम शाह के बाद में लोधी वंश की स्थापना हुई, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। अब ये प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण आता है कि तैमूर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उस समय शासक कौन था? तैमूर ने 1398 के अंदर भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था नसरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? देखो भाई, ये जो हम दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, ये खलीफा के प्रतिनिधि के रूप के अंदर शासन करते थे। उनको अपना आराध्य मानते थे, अपना देवता मानते थे, और उनके आधार पे, उनके अनुसार उनके प्रतिनिधि के रूप के अंदर शासन करते थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने खलीफा की सल्तनत को नहीं माना। उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। और इसका राइट आंसर आएगा मुबारक खां, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था मुबारक खां, उन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के काल में हुए थे? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी दिल्ली सल्तनत के सभी शासक थे वो मंगोल आक्रमणों से बहुत ही परेशान थे, और अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। इसके अंदर अलग अलग दे रखा है कि पहला आक्रमण 1297 में, दूसरा 1298 में, 1299 के अंदर, ये अलग अलग समय के अंदर अलग अलग लोगों के नेतृत्व के अंदर मंगोल आक्रमण हुए थे। और उसके बाद में आने वाले शासकों ने इनके साथ में संधि की और इनको दिल्ली के अंदर एक स्थान पर इनको बसाया, और वह स्थान आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब भाई शासकों के बारे में जो सबसे पहला, सबसे अंतिम महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। अब इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। तो अब इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप इसको सुनना, ताकि इनके बारे में थोड़ा सा आपका हवा कम हो। इनकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है उनके बारे में हम साथ साथ बताते हुए चलेंगे। ऑप्शन ए, नहरें खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। देखो भाई, नहर, अगर पहली नहर की बात की जाए सल्तनत युग के अंदर, तो तुगलक वंश का जो पहला शासक था, कौन, गयासुद्दीन तुगलक, 1320 के अंदर जो शासक बना था, इन्होंने पहली नहर सल्तनत काल के अंदर खुदवाई थी। बिल्कुल सही फैक्ट है। ऑप्शन बी, सर्वाधिक नहरों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहली नहर ही गयासुद्दीन तुगलक के काल के अंदर खुदवाई गई थी, तो खिलजी वंश तो पहले रह गया। तो सर्वाधिक नहर का निर्माण की अगर बात आएगी तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फिरोज तुगलक। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक हुए वो हुए मोहम्मद बिन तुगलक, और उनके बाद में फिरोज तुगलक जो शासक हुए थे दिल्ली, जो अपने सल्तनत युग के अकबर कहलाते हैं, उन्होंने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर अगर राइट आंसर की बात की जाएगी, यानी गलत कथन की, तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वाधिक नहरों का निर्माण है वो फिरोज तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन सी, सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत का राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। बिल्कुल सही बात है। अगर दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों की बात की जाए तो उनके अंदर सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल के अंदर दक्षिण भारत का, पूरा दक्षिण भारत का जितना भी क्षेत्र था वो पूरा शामिल था। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सर्वाधिक विद्रोह हुए थे, दक्षिण भारत के अंदर सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। ऑप्शन डी, अमीरों का स्वर्णकाल लोधी युग था। लोधी युग जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वाला जो अपने वंश था, वह अमीरों का स्वर्णकाल कहलाता है, क्योंकि लोधी जो वंश के जो शासक थे वो वह एक पहला अफगान वंश था, और इन्होंने समानता पर आधारित शासन के ऊपर बल दिया था। इन्होंने राजा की जो एक अच्छी छवि होती है, बड़ी छवि, उसको इन्होंने बिल्कुल भी नहीं अपनाया। इनके जो शासक थे वो अमीरों के साथ में सामान्य कालीन के ऊपर उनके बराबर बैठते थे, और अमीरों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए अमीरों का स्वर्णकाल है वह लोधी युग कहलाता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय फिरोज, एग्जाम, नाई, मनका, तबाह, बावर्ची, पीला माली, ये सब निम्न वर्ग के थे। ये कुछ इसके अंदर नाम दे रखे हैं कि भाई ये निम्न वर्ग के जो लोग थे जिनको उच्च पदों के ऊपर पहुंचाया, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल की बात है। बिल्कुल सही है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीरों का निम्न काल था। देखो भाई, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ये दोनों एक राजा की शक्तिशाली छवि को सामने लाने वाले थे। इन्होंने अपने शासन के अंदर किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। नहीं तो बलबन ने किया। बलबन के अंगरक्षक भी बहुत ही भयंकर टाइप के, बहुत ही खुंखार दिखने वाले होते थे, और वो कभी उसके चेहरे के ऊपर स्माइल भी नहीं आती थी। यानी बलबन है वो जनता के अंदर अपना इफेक्ट, अपना असर है वो छोड़ना चाहता था। वो मानता था कि राजा का पद है बहुत ही शक्तिशाली पद है, और जनता के अंदर उनका एक प्रकार से भय होना जरूरी है। इन्होंने रक्त व लोह की नीति भी अपनाई थी। तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने भी अमीरों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया अपने शासनकाल के अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के समय अमीरों का निम्नकाल था, जबकि लोधी के समय जो ये अपना लोधी काल था, ये अमीरों का स्वर्णकाल कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म को राजनीति के ऊपर नहीं आने दिया। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने धार्मिक आधार पर पदों को नहीं बांटा, बल्कि इन्होंने योग्यता के आधार पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। किन्होंने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। कौन सी कुतुबुद्दीन ऐबक की विशेषता नहीं है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब गुलाम वंश का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, भारत में तुर्की वंश का संस्थापक। उनकी कौन सी विशेषता नहीं है। नंबर ए, ऑप्शन ए देखते हैं। उसने केवल मलिक व सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद गौरी के दास के रूप में उन्होंने भारत के उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी भारत के अंदर, और उन्होंने कोई बड़ी पदवी धारण नहीं की। केवल एक मलिक, एक सिपह सालार यानी एक सेना के एक अधिकारी के रूप में ही उन्होंने वो गद्दी पर बैठे थे, और इसी वजह से इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को।
ऑप्शन बी, उन्होंने लाख बख्श कुरान का हातिम द्वितीय कहा जाता था। बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी दानवीरता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे और इसी वजह से उनके दानशीलता के कारण ही उन्हें हातिम द्वितीय, कुरान का और लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी, उसने विग्रहराज चतुर द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो पहला प्रश्न हमें क्या याद करना है कि अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और उसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी, इनकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। तो अपना राइट आंसर ये आ जाएगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की विशेषता नहीं है, इनके बारे में सत्य कथन नहीं है, क्योंकि इनकी मृत्यु है वो पोलो खेलते समय यानी चौगान खेलते समय 1210 के अंदर घोड़े से गिरने से हुई थी, ना कि क्षय रोग से हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी 3 कथन सत्य हैं, 1 गलत है। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौहान नहीं, यहाँ पर चौगान कर लो भाई, चौगान, यहाँ पर चौगान आएगा, चौगान या चौगान। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वह चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। बिल्कुल सही बात है। दानशीलता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, दानशीलता के कारण ये फेमस थे। ऑप्शन सी, दिल्ली का वास्तविक शासक कहा जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो अपना राइट आंसर यही आ जाएगा, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इन्हें नहीं कहा जाता बल्कि इल्तुतमिश को कहा जाता है। और ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, इनकी दानशीलता के कारण इनको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा इल्तुतमिश के संबंध में सही नहीं है? यानी इल्तुतमिश के बारे में 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है, वो अपने को छांटना है। ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने 1211 में जुद्दू के मैदान में आराम शाह को पराजित किया था। बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, दीवान रियासत की स्थापना की थी। भाई ये ऑप्शन गलत है। दीवान रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ना कि इल्तुतमिश ने की थी। तो इसका राइट आंसर अपना यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है, इसने नागौर में तारकीन का दरवाजा और अजमेर में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है। तो अपने को क्या क्या चीज़ याद करनी है? एक तो इन्होंने तारकीन का दरवाजा, तारकीन का जो उर्स लगता है ना अपने नागौर के अंदर, वहाँ पर दरवाजे का निर्माण करवाया था। और अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण भी इन्होंने पूर्ण करवाया था। ऑप्शन डी, इन्होंने तुर्कान चहलगानी यानी 40 गुलामों का एक समूह बनाया था जिसे बलबन ने समाप्त किया। तो ये भी बिल्कुल सही। इल्तुतमिश ने, ये प्रश्न अक्सर आता है, इसको याद कर लेना कि इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक समूह बनाया था, क्योंकि ये भी एक टाइप से गुलामी थे। तो इन्होंने अपने 40 गुलामों का एक समूह बनाया था अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, जिसके अंदर बलबन भी उसका सदस्य था। लेकिन आगे चलकर जब बलबन शासक बना तो बलबन ने अमीरों की शक्ति को भंग करने के लिए इसको समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से रजिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसने याकूत को अमीर अखूर का पद दिया। बिल्कुल सही बात है। अबिसिनियाई हबशी था याकूत, जिसको उन्होंने अमीर अखूर यानी कि सेना के सबसे मेन अधिकारी के रूप में उन्होंने उनको वहाँ पर नियुक्त किया। और इनके साथ में इनके अनैतिक संबंध की भी अफवाह उड़ती थी। दूसरा ऑप्शन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न भी बहुत फेमस है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी है, रजिया ने अल्तुनिया से शादी की। भाई बिल्कुल सही है। ये कहाँ के? बठिंडा के सूबेदार थे और इनके साथ में इनका युद्ध हुआ और रजिया ने इनको रजिया को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद में इससे शादी की। और इन दोनों ने मिलके, अल्तुनिया और रजिया दोनों ने मिलकर और फिर वापस दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कैथल के समीप दोनों युद्ध करते हुए मारे गए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि 1 सही है और 3 गलत है। यहाँ पर भाई थोड़ा चेंज करो आप, जहाँ पर सत्य नहीं यहाँ पर असत्य आएगा।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए जोड़ लो आगे। ठीक है, तो असत्य कथन छांटना यानी गलत कथन हमें छांटना है। बैराम शाह के समय नायब ए ममलिकात के पद का सृजन किया गया। बिल्कुल सही बात है, प्रश्न एग्जाम में काफी आता है प्रशासन से संबंधित कि नायब ए ममलिकात नामक पद का सृजन किसने किया? बैराम शाह ने किया। ऑप्शन बी है नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। बिल्कुल सही है, पहले नसरुद्दीन महमूद शासक हुए हैं, उसके बाद में फिर बलबन शासक बने हैं। बलबन का दामाद था नसरुद्दीन महमूद, जो बहुत ही शांत स्वभाव का आदमी था, हमेशा धर्म कर्म में रुचि लेने वाला व्यक्ति था। ऑप्शन सी, इन्होंने दाग व हुलिया प्रथा चलाई, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा क्योंकि ये कथन असत्य है। दाग व हुलिया प्रथा है वह सेना के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। और ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जो असत्य कथन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि इन्होंने दाग व हुलिया प्रथा चलाई। इन्होंने नहीं चलाई बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28, बलबन ने कौन से कार्य किए? बलबन जो गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, इन्होंने रक्त व लौह की नीति अपनाई, बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने रक्त व लौह की नीति है वो अपने अलवर के जो मेव थे उनके उनके खिलाफ अपनाई थी। उसने सिजदा व पाबोस प्रथा शुरू की। इन्होंने अपने दरबार के अंदर पारसी जो परंपरा थी अभिवादन की, इन्होंने प्रारंभ किया। सिजदा और पाबोस, हाँ, सिजदा का मतलब होता है सर झुका के नमस्कार करना, और पाबोस का मतलब होता है पैर चूमना। ये दोनों अभिवादन की दोनों दोनों तरीके हैं। तीसरा ऑप्शन है इन्होंने दीवाने अर्ज तथा दीवाने बरीद विभाग की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन्होंने दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जबकि सैन्य विभाग के अंदर सेना के अंदर दाग व हुलिया प्रथा को अनिवार्य बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किस सुल्तान ने मंगोलों को इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया? इसका राइट आंसर आ जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भाई देखो, मंगोलों के आक्रमण से सभी परेशान थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया और दिल्ली के अंदर उनको बसाया, जो स्थान आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। जबकि इनके बाद जो शासक आए थे अलाउद्दीन खिलजी, वो मंगोल आक्रमण से बहुत परेशान रहे थे। उनके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाए? यानी कि 3 कार्य करवाए हैं, एक कार्य नहीं करवाया, वो हमें अलग करना है। ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने 1000 सतून महल का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। उसने श्री को अपनी राजधानी बनाई, ये भी बिल्कुल सही है। और दक्षिण जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा, बिल्कुल सही है। मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसको इन्होंने, जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ से इसको खरीद के लेके आए थे। और दक्षिण भारत के जितने भी अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन सबका नेतृत्व मलिक काफूर ने ही किया था। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, उसने दीवाने कोही विभाग की स्थापना की। ये एक प्रकार का एग्रीकल्चर विभाग था, कृषि विभाग था, लेकिन इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो ये अपना राइट आंसर आ जाएगा, यह कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या नहीं हुआ, कौन सा कार्य नहीं हुआ? कौन सा कथन सत्य नहीं है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? देखो भाई, देखते हैं। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया, बिल्कुल सही बात है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, उनके साथ उनके समस्त अभियानों में रहे हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो भारत के ऊपर 3 महत्वपूर्ण, जो अपने राजस्थान के अंदर 3 महत्वपूर्ण आक्रमण किए थे। एक रणथंभौर के ऊपर 1301 में, चित्तौड़ के ऊपर 1303 में, और उसके बाद में 1308 के अंदर सिवाना, 1311 के अंदर जालौर के अंदर जो आक्रमण किए थे, उन सब अभियानों के अंदर अमीर खुसरो इनके साथ था। और उन्होंने इन सभी युद्धों का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया। ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। ऑप्शन बी, इनकी मृत्यु घोड़े के से गिरने से हुई है, ये बात गलत है, क्योंकि घोड़े से गिरने से मृत्यु है वह कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई है पोलो खेलते समय, जबकि इनकी नहीं हुई है। अगला जो हमारा ऑप्शन है, अलाउद्दीन ने दाग व हुलिया प्रथा शुरू की और दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। इन्होंने सैन्य व्यवस्था में सुधार के लिए दाग व हुलिया प्रथा प्रारंभ की, ताकि पहचान हो सके कि भाई किस के पास में कितने घोड़े हैं। घोड़ों की संख्या और घोड़ों की पहचान के लिए इन्होंने
दागोलिया प्रथा आरंभ की थी और इन्होंने दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की। देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी हैं, ये पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहते थे। तो इनका एक दरबारी इनका इनका दोस्त था, उन्होंने इनको सलाह दी कि आप पहले पूरे विश्व को जीतने से पहले पहले आप भारत विजय करो। तो इन्होंने फिर दक्षिण भारत के अंदर आक्रमण किए थे। और ऑप्शन डी, वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया। बिल्कुल सही है, ये फैक्ट भी काफ़ी बार आता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये प्रश्न अच्छे से याद कर लो। वारंगल कहाँ पे है? वर्तमान तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव और तेलंगाना की खान से एक कोहिनूर हीरा निकला था और जो उन्होंने मलिक काफूर को भेंट किया था। प्रश्न नंबर 23, हौस खास अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने हौस खास दिल्ली के अंदर और अलाई मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखो, हर शासक का राजत्व सिद्धांत होता था कि उनके मतलब राजत्व के मामले के अंदर उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे इस बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व का सिद्धांत था उसका प्रतिपादन उनके जो दरबारी कवि थे, उनके दरबार के अंदर जो इतिहासकार थे अमीर खुसरो, उन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाले शासक कौन थे? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। इसका राइट आंसर है मुबारक खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र।